नमस्कार। हो दर्द हो तो हो, दवा हो, दुआ हो, पुरसा हाल हो, इंसान की इंसानियत की देखभाल हो, कुदरत की जिंदगी से अब रार ना बढ़े, कर जाएंगे कुछ ऐसा जो बेमिसाल हो। नमस्कार। चलिए जिंदगी की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कोरोना की अभी क्या स्थितियां हैं और हमारे मन मस्तिष्क को उसने कितना आघात पहुंचाया है। हमसे अपनी जानकारी को साझा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं शहर के और देश के जाने माने न्यूरो चिकित्सक डॉक्टर वीएन मिश्रा। तो आपसे भी करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो स्थितियां हैं कोरोना को लेकर के, वो आपके नज़रिए से क्या है? कोरोना, जैसा हम सब जानते हैं कि अपने देश में दूसरी लहर अब ढलान पर है। कई शहरों में केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं जी लेकिन महानगरों में भी केसेस काफ़ी हैं। जी जिस तरह हम ढलान की बात करते हैं उसी तरह हम लोग साथ में वैक्सीनेशन की बात भी कर लें कि वैक्सीनेशन भी काफ़ी बढ़िया ड्राइव इसमें चल रहा है। जी। भारत सरकार ने और प्रदेश के सरकारों ने एक तरीके से बीड़ा उठाया है कि दिसंबर तक मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर देंगे। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहता हूँ जी कि अब जो लोगों की जिम्मेदारी है कि कोविड बिहेवियर, जो सामाजिक दूरी बना के रखना, मास्क पहनना और नियमित रूप से हाथ धोना, जी ये तीन चीज़ें अगर समाज के लोग इसको फॉलो करें तो निश्चित तौर से अगला वेव नहीं आएगा। बिल्कुल। और ऐसी हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि अब ऐसी भयावह स्थितियों का सामना हमें न करना पड़े, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। तो अगर शर्तों की बात करें तो वो शर्तें क्या क्या हैं? जैसे वैक्सीनेशन को लेकर के भी अभी कुछ लोग थोड़ा सा जो है संकोच कर रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे आप? देखिए, दो संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला संदेश ये कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को कोई भी अपने मन में व्यवधान नहीं सोचना चाहिए। लोगों को ये जानना है कि वैक्सीनेशन जिसको लग जाएगा, कोरोना वैक्सीनेशन, जी उसके बाद अगर कोई कोरोना इन्फेक्शन होता है तो उससे उसकी जान नहीं जाएगी। जी वो एक मामूली सर्दी जुकाम या बहुत होगा तो खांसी थोड़ा बुखार होकर रह जाएगा। दूसरा, जो वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में एक अंधविश्वास, कई लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद जान चली जाएगी, कोई जी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत हो जाए बाद में, और भी तरह के प्रॉब्लम्स, और कोई कह रहे हैं कि उससे कोरोना ही हो जाए। जी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी तरीके के वैक्सीनेशन, जो देखिए देश भर में कई वैक्सीन उपलब्ध हैं, कुछ विदेशी वैक्सीन भी अब आ गए हैं जी जिनको भारत सरकार ने हम सब के लिए मंगवाया है। निसंकोच, बगैर किसी लाग लपेट के सब कोई कोविन ऐप में जाइए और अपने नंबर स्लॉट बुकिंग करके वैक्सीन लगवाइए। जी बिल्कुल। अब बात इस विषय पे करना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम जैसी बातें आ रही हैं। अभी जो लोग बीमार पड़े वो उन स्थितियों से उबर नहीं पा रहे हैं। अगर मानसिक स्तर पे बात करें तो हमारे मस्तिष्क पे, मन पे इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, एक बीमारी जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं जी उसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं PCNS, जी पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स। इसमें जैसे किसी के कोविड से ठीक होने के बाद किसी को लकवा हो गया, या किसी की आंख की रोशनी कम हो गई, जी या उनके हाथ पैर में झुनझुनी के साथ उनको दिक्कत हो गई, जिसको हम कहते हैं जीवी सिंड्रोम। जी फिर उनकी रोशनी चली गई। तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स चूँकि काफ़ी डेवलप लोगों में हुए, लेकिन ये इतने भी नहीं हुए कि सब कोई इससे घबराए। जी न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम जिसमें डेवलप हुए हैं उसमें एक चीज़ हम लोगों ने कॉमन देखा, वो ये लोग हैं जो लोग काफ़ी लंबे समय तक जिनको बीमारी रही, जो लोग वृद्ध थे, जिनमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। जी इसलिए ऐसा नहीं कि सब में दिखेगा, पर हाँ, जैसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे भूलने जी लगना, या मन न लगना, या किसी को सर दर्द हो गया, या किसी को चक्कर आ गया, तो ऐसी चीज़ें अभी कम प्रोपोर्शन में हैं लेकिन आ रही हैं। जी लेकिन आपके जरिए मैं सबसे कहना चाहूँगा, इससे घबराने की बात नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे जान चली जाए। जी इस सब की रिकवरी बहुत अच्छी है, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। केवल आपको करना यह है कि बगैर चिकित्सक से पूछे
कोई भी दवा अपने मन से न खाइए और बिना किसी कारण के डरिए मत। जी ये 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। जी। और अभी जो हालात हैं वो काफ़ी बदल गए हैं, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, बाहर निकलना, समारोह को अटेंड करना, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई का पैटर्न है चेंज हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी पे इसका कुछ ना कुछ असर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज के अंदर जो हम लोग जीते हैं, तो सामाजिक ताना बाना ही हम लोगों के मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। जी इस ऊर्जा को बचाने के लिए अब जैसे हमने कहा कि मास्क सबको लगाइए, जी सोशली डिस्टेंस जो बिहेवियर है उसको फॉलो करिए, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा कि आप अपने घर में इस तरह का व्यवहार करिए, जी या आप अपने मित्रों से जो घर के अंदर जो आपका एक समूह है जिसमें आपको पता है कि हम सब लोग कोरोना या तो नेगेटिव हैं या तो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आप उनसे एक डिस्टेंस के जरिए आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी के दुख में शरीक होना कोई भी विशेषज्ञ मना नहीं किया। जी हमने ये बिहेवियर देखा कि किसी को अगर कोरोना हो गया या ऐसा पता लगा कि इनके परिवार में कोरोना है, तो लोग कोसों दूर हट गए, जैसे लगा कि इनके पास जाने से हमको ऐसी बीमारी लग जाए जिससे हमारी मौत हो जाए। जी ये बहुत गलत बिहेवियर है। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर आएगा कौन? जी बिल्कुल। हमने तमाम ऐसे लोगों को देखा है अपने बनारस शहर में, जैसे एक लड़का है अमन कबीर, जी उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके लोगों की हेल्प करना, लोगों की सहायता करना। सौरभ मौर्य जो जी ब्लड डोनेशन ग्रुप चलाते हैं, बिल्कुल। जी फिर होप टीम जो आपने देखा होगा, दिव्यांशु उपाध्याय और संजय जी, ये सारे लोग मिलकर के ये एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। दूसरी बात, एक जो डिजिटल मीडिया पर एक बहुत अच्छी हेल्पिंग ग्रुप है जिसमें शशांक शेखर जी, अनुपम पांडे जी, अवनिंद्र जी, ये सारे लोग का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने समाज को दिखाया कि किसी न किसी तरह लोगों की हेल्प करिए। ये अपने शहर में हो रहा है, जी तो ये एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल लेना चाहिए। जी बिल्कुल। एक समस्या बुजुर्गों के साथ है कि सबसे डरे और सहमे हैं, और तीसरी लहर की अगर बात करें तो बच्चों को लेकर के पेरेंट्स सहमे हुए हैं, बच्चे भी कहीं ना कहीं सशंकित हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमारी किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी? दूसरी लहर ढलान पर है और ये एक हम लोग की स्टडी है, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, अभिषेक पाठक और मैं भी उसमें पार्ट हूँ। जी उसमें दिखाया गया कि एंटीबॉडीज का पहले वेव के बाद लगभग 4 महीने का गैप था। अब एंटीबॉडीज लगभग 6 महीने आपको प्रोटेक्ट करेंगी। जी ये 6 महीने का प्रोटेक्शन मतलब जून से लेकर दिसंबर तक आप अभी एंटीबॉडी से प्रोटेक्टेड हैं। जी इस दौरान भारत सरकार की जो स्कीम है वैक्सीनेशन की, अगर सारे लोग फॉलो करें, अगर अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करें, जी तो मुझे लगता है कि तीसरी वेव आएगी ही नहीं। जी क्या बात है। ये एक ऐसी चीज है जो तीसरी वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी काल्पनिक वेव है। जी ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई देशों में तीसरी वेव आ गई, लेकिन भारत में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आर नॉट वैल्यू, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो कई लोग इन्फेक्टेड होते हैं जी वो लगभग 2 या 3 रहा, बाकी देशों में 17-20 तक चला गया। तो हमारे यहाँ जो फैलने का क्रम है जी वो वैसे भी कम है जेनेटिकली। अगर हम बिहेवियर बढ़िया करें और वैक्सीन बढ़िया से लगावें, तो मुझे पूरा विश्वास है। इस दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मुझे इस बात में कहने कोई गुरेज नहीं है कि तीसरी वेव आएगी ही नहीं। जी बिल्कुल, ऐसी आशा हम भी करते हैं कि अब हमें उन स्थितियों का सामना न करना पड़े, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो जाननी और समझनी ज़रूरी है लोगों के लिए। मसलन कि भी बरसात का मौसम है, ब्लैक फंगस का भी प्रकोप है, ऐसी स्थितियों में ऐसे जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाते हैं। तो इस समय क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा न खाएं। जी स्टेरॉयड का इस्तेमाल तभी करें जब आपको चिकित्सकीय सलाह दी गई हो, वो भी 5 से 7 दिन से ज़्यादा न करें। जी और जिसको डायबिटीज़ है, अगर उसको स्टेरॉयड चल रहा है तो अपने ब्लड शुगर का मैनेजमेंट जरूर करावें। इसी से ब्लैक फंगस की एपिडेमिक्स पूरी आ गई है। जी हमने 20 वर्षों में अगर 15 से 20 ब्लैक फंगस देखे होंगे, तो इधर 3 महीनों में लगभग 100 से 150 ब्लैक फंगस जी दिख गए। निश्चित। ये इसका भी एक रिसर्च अभी चल रहा है कि आखिर में ऐसे क्यों आए, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण दिख रहा है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से या स्टेरॉयड से है। जी तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी दवा बगैर चिकित्सकीय सहायता न लें। 2 बातें हैं
अगर कोई कोविड से ठीक हो रहा है, जी। अगर उसकी आंख के चारों तरफ लालपन है, सूजन है, रोशनी कम हो रही है, सरदर्द है, तो ब्लैक फंगस की जांच जरूर कराएं। जी बिल्कुल। और अगर किसी को ब्लैक फंगस की जांच में आ रहा है ब्लैक फंगस, तो उसका इलाज घर पर नहीं हो सकता। ये जो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शंस हैं, ये हरदम हॉस्पिटल में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके लगाने के साथ साथ किडनी और लीवर के फंक्शन भी दिक्कत में आते हैं, उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। जी बिल्कुल। जहां तक आपने तीसरी वेव में बच्चों की बात की, तो मैं इसी क्रम में बताना चाहता हूं कि बच्चों में जो कोरोना का जो डिसऑर्डर या जो रोग देखा गया अभी तक, उसमें यही कहा गया कि जो बच्चे 12 साल से कम हैं, उनमें एक तो आपको बहुत लिमिटेड, मतलब एक एंटीबायोटिक्स आपने दे दिया और एक आपने वो बुखार की दवा दे दी, वो अब पूरा रिजीम भारत सरकार ने दिया है। रेमडेसिविर 18 साल से कम में देना नहीं है जी। उनमें भी केवल जो प्रोटोकॉल की दवाइयां वही देना है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आजकल जैसे आपने देखा होगा भारत सरकार की एक ये भी स्कीम आ गई है कि जिन बच्चों के माता पिता जी वैक्सीनेट हो जाएं जी, तो उसमें बच्चों पर रिस्क कम हो रहा है जी बिल्कुल। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वैक्सीन लगवाइए, यही इसका एक बचाव का कारण होने का जी बिल्कुल। और बच्चों की बात जब चल ही रही है तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके भविष्य का, उनके करियर का जो है। बच्चे भी तनाव में हैं, कहीं ना कहीं से मिसगाइड भी हो रहे हैं मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस पे जब जुड़ रहे हैं वो, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों से वो रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में गार्जियंस के लिए क्या आप सचेत करने के लिए कहना चाहेंगे? गार्जियन से मैं कहूँगा कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बाकी दिन भर वो घर में ही रह रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई बगल में मैदान हो जहां आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ जा सकते हो, तो बच्चों को जरूर फील्ड में ले जाइए, थोड़ा सा दौड़ें धूपें, एक्सरसाइज की तरह करें, बच्चे फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें। अगर आपके पास वो जगह नहीं तो आपका छत है, छत नहीं तो आप अपने घर में ही एक बना लीजिए कि मैं रोज 5000, 4000, 6000, 10,000 स्टेप्स, जो भी बड़े चलें तो बच्चे भी चलें जी। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमको कहीं किसी से नहीं पूछना है, ये अपने बिहेवियर में लाएं जी। दूसरा, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस में कंसंट्रेशन आप लगातार टीवी पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो उसके साथ साथ थोड़ा अपने कॉपी में भी देखिए, अपना कॉपी में कुछ लिखिए भी, तो बराबर आई कांटेक्ट उससे कॉपी पर और आपके टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बना रहेगा जी। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बीच बीच में जाकर के ये देखें, चेक करते रहें कि क्या स्क्रीन पर क्या चल रहा है, टीचर क्या कह रही हैं, क्या मेरा बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने वीडियो ऑफ करके खाली खेल रहा है। तो कई चीजें हैं जो पेरेंट्स को भी देखनी पड़ेंगी जी। और आपके फील्ड में जब मानसिक और मस्तिष्क की चिकित्सा की बात करते हैं तो लंबे समय तक मोबाइल पे जुड़े रहना या स्क्रीन पे जुड़े रहना, वीडियो गेम्स वगैरह खेलना, ये क्या हमारे मस्तिष्क पे कोई दुष्प्रभाव डालता है? ये तो देखिए बहुत पुरानी एक रिसर्च पहले भी आई थी जी। कि जो फ्रेम शिफ्ट्स होते हैं तेजी से, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं, या हम लंबे समय तक अगर टीवी पर जो ऐसे फिल्म देखें जिसमें बहुत तेज कैरेक्टर चेंज होते हैं जी। इससे ब्रेन में ना तरंगे उपलब्ध होती हैं, जिससे मिर्गी आ सकता है जी। इसको हम कहते हैं कार्टून इंड्यूस्ड या फ्रेम शिफ्ट इंड्यूस्ड एपिलेप्सी जी। दूसरा, जैसे सोशली हम इनएक्टिव हो गए, केवल हम स्क्रीन से ही जुड़े रह गए, तो बच्चे का एक डिजिटल एडिक्शन हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं है जी बिल्कुल। तो जैसे अब आजकल आपने देखा होगा, एक छोटी बच्ची ने एक मैसेज जम्मू कश्मीर से दिया आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम लोग छोटे बच्चे हैं, हम लोग को कम समय पढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद से बहुत अच्छे से उपराज्यपाल जी कश्मीर के, उन्होंने पूरा वो निकाला कोर्स कि अब 1.5 घंटे ही और 3 क्लासेस ही केवल चलेंगी जी। ज्यादा क्लासेस देने से बच्चों में भी परेशानी है जी। तो हम किसी का दोष नहीं दे सकते, ये समय ऐसा है कि जिसको हम लोगों को किसी तरह काटना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित के साथ साथ हमें अपना दिल, दिमाग, मन, सब चीज सुरक्षित रखना है। बिल्कुल, और जीने का एक बिल्कुल नया सलीका सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपसे अब इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
जीवन है तो मृत्यु है, ये शाश्वत सत्य है। जीवन है तो उसे जीना भी है और जीना है तो बीमारियां भी हैं। जिंदगी में शारीरिक बीमारियों के दौरान दवाओं पर खर्च भी ज्यादा होता है। काफी लोग इस खर्च को वहन करने में असमर्थ होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को जन औषधि योजना की शुरुआत की। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र विभिन्न जगहों पर खुल गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की अपेक्षा कम मूल्य पर मिल रही हैं। जन औषधि हमारे पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, जिसके लिए वहाँ पे बनाए गए हैं। इसमें सभी हमारी जो दवाएं हैं उनको एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करके उनको कम से कम रेट में इकोनॉमिकली उपलब्ध कराना, इससे कि मरीजों के ऊपर आर्थिक बोझ ज़्यादा न पड़े। तो इस पर्पज़ से जन औषधि बनाई गई, जो कि पूरे देश में ये लागू है। और वाराणसी जनपद में भी जन औषधि के कई केंद्र हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण अस्पतालों के अंदर या ऐसे पॉइंट्स पे हैं जहां से ज़्यादा लोग लेकर के उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं है। ये जेनेरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग इस दवा का सेवन कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से या कुछ महीनों से ये दवा के जो सेवन कर रहे हैं, कभी भी किसी व्यक्ति ने इस दवा की गुणवत्ता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। ये तो भ्रामक प्रचार है ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा कि दवाओं की गुणवत्ता में कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। दवाएं उच्च स्तरीय हैं, उच्च कोट की हैं और टेस्टेड हैं। जन औषधि केंद्रों पर दवाएं 90% तक सस्ती मिलती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मकसद लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से जहां लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जो महंगाई के मार से दवाओं की वजह से जो पीड़ित था, वो आम जनता इससे बहुत ही लाभान्वित हो रहा है। दूसरी बात, इससे एक बहुत बड़ा जो कार्य हुआ है वो रोजगार को लेकर के। इस जन औषधि केंद्र से बहुत से ऐसे लोग जो जुड़े हैं, जिनको एक रोजगार मिला है और उनके द्वारा जो अपनी धनराशि लगाई गई है उसको उस धनराशि से वो लाभान्वित हो रहे हैं और उसका ज़्यादातर उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। सस्ती दवाएं मिल जाती हैं, जो दवाएं महंगी हैं काफ़ी वो सस्ते दर पर मिल जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा पहल है, जो कि आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, बशर्ते वो सारी शर्तें पूरी करता हो। विशेष परिस्थिति, जैसे कोई अनुसूचित वर्ग से आता हो या फिर दिव्यांग हो या फिर कोई महिला अभ्यर्थी हो, तो उसे भारत सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। SC, ST, हैंडीकैप्ड और महिलाओं को 2 लाख का अतिरिक्त इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाता है। जन औषधि केंद्र खोलने में ज्यादा खर्च नहीं आता और जो भी खर्च आता है वो सरकार धीरे धीरे वापस कर देती है। इसके अलावा हर महीने अच्छा कमीशन भी मिलता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है और जो है मरीजों की सुविधा के लिए एक खोला गया है, ताकि उन लोगों को कम पैसे में दवाइयाँ मिल सके बाहर के MRP से,
और उन लोगों को भी राहत मिलेगी, ऐसे कम पैसे में उन लोगों को दवाइयाँ मिल जाएंगी और हम लोगों को भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए ये दुकान खोला गया है। जनपद वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल एवं बीएचयू में भी जन औषधि केंद्र से दवाएं कम कीमत पर बिक्री की जा रही हैं। यहाँ से सामान्य दवाओं के अलावा जीवन रक्षक दवाएं भी कम कीमत पर मिल रही हैं। ये भारतीय जन औषधि जो खुला है, ये यहाँ पे सस्ता दवा मिलता है, मतलब और मेडिकल के कंपैरिजन में अच्छी दवा मिलती है और ये लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई है। बहादुरपुर पड़ाव के रहने वाले मोहम्मद शरीफ कई वर्षों से सीने में दर्द का इलाज करवा रहे हैं। दवाओं के खर्च से वो घबरा गए थे, परंतु जन औषधि केंद्र के माध्यम से कम कीमत पर दवा मिल जाने से उनकी बीमारी में होने वाले खर्च में राहत मिल गई है। बीमारी तो हमें कई साल हो गया, 3-4 साल से ज्यादा हो गया। ये सांस फूलता है और आपको कुछ हाथ में दर्द रहता है, खाना खाने बैठते हैं तो भी दर्द रहता है। कंधे के दर्द को लेकर परेशान रहने वाली पूजा देवी को अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध हो जाने से कुछ पैसों की बचत हो जाती है। हाथ में दर्द हो रहा था, इसीलिए हम यहाँ से दवा लिए तो जनरेटर से कम में दवा मिल रहा था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का जन औषधि सुगम नाम से एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से नजदीकी जन औषधि केंद्र और दवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। महंगी दवाइयों से गरीबों को बचाने के लिए किफायती दवाइयों की ये पहल निस्संदेह जीवन में आशा की किरण के समान है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना मरीजों की उखड़ती सांसों को थामने का काम कर रही है।